हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, या कह लो ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके हर एग्जाम में आता है, जिसके हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी चीज को लेके पूछा जाता है। तो आज हम करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आज के हम चैप्टर में मैं आपको जर्नल बताऊंगी कि क्या होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसके अलावा क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीम्स हैं, मैं आज वो कवर कराऊंगी, सो दैट अगर आपका उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऑलरेडी ए टू जी सब क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो व्हाट इज टॉर्ट्स? देखो, हम लॉ ऑफ टॉर्ट तो कर रहे हैं, मतलब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि टॉर्ट है क्या। अगर मैं आपको चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहला एग्जाम्पल, रेड लाइट थी, आपने उसको जंप कर दिया, आपने गलती की। यस, आपने गलती की। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आपका कोई ऑपरेशन था, डॉक्टर ने क्या करा, ऑपरेशन करते वक्त या मान लो उसके पास ये पेन था, उसने ये पेन आपके उसके ऐसे यहाँ लगाया हुआ था, ऑपरेशन करते वक्त उसने आपके स्टमक में ही रहने दिया और स्टिचेस लगा के आपको भेज दिया। कुछ मंथ्स बाद आपके पिया पेन होने लगती है, आप जाते हो, डॉक्टर साहब मेरे तो पेन हो रही है, और आपकी स्कैनिंग होती है और पता चलता है डॉक्टर को कि उसका जो पेन था वो छूट गया था, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रही है। तो यहाँ पे आप बताओ, विल डॉक्टर बी लाइबल फॉर हिज एक्ट? द आंसर विल बी यस, बिकॉज उसने नेग्लिजियंस करी है। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे हैं, हमने सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी पढ़ा था। उसमें हमने क्या बात करी थी कि डॉक्टर के पास डिफेंस है, जब वो कोई आपसे कंसेंट लेते हैं कोई ऑपरेशन करने की, अगर उसमें आपकी कोई वैसे इंजरी हो जाए, राइट, उसमें हमने एक प्रोपोजिशन भी करी थी कि आप कोई अपने आई का ऑपरेशन कराने जाते हो, ठीक है, एज गया अपना ऑपरेशन कराने, बट ऑपरेशन दौरान क्या हुआ, उसकी एक आंख की बिल्कुल आईसाइट चले गई, तो इस केस में था विल डॉक्टर बी लायबल? तो हमने कहा था नो, उसको जनरल डिफेंस मिलेगा सेक्शन 88 में, क्योंकि उसने जो अपना एक्ट था वो गुड फेथ में करा था। अब यहाँ पे जब उसने पेन या सीजर जो भी छोड़ दिया उस आपके पेट में, तो क्या वो गुड फेथ का है? नो, यहाँ पे नेग्लिजियंस कॉज हो जाती है और उसको हम टॉर्ट मानते हैं। तो बेसिकली टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। और टॉट आया कहां से? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज। टॉट इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड, राइट। और उसके बाद ये कहते हैं इंग्लिश में इसका मतलब रॉन्ग होता है, रोमानियन लॉ में इसको डायलिसिट बोलते हैं, और इन्होंने बोला लैटिन वर्ड में टॉट को हम टॉटम बोलते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। अब टॉटम क्या होता है? टॉटम होता है कोई रॉन्ग, कोई इंजरी, और इसका क्या मतलब होता है? टू ट्विस्ट, क्रुकेड। तो टॉटम का मतलब ये है टॉर्क्वेयर, विच मीन्स टू ट्विस्ट। सो एनी सिविल रॉन्ग और एनी लीगल इंजरी is tort, right? So it is a breach of duty which amounts to a civil wrong. So when you cross the red light, you are having a duty to not to jump it, right? जब green आएगी then only you have to jump it. Hence you do the breach of duty which will amount to the civil wrong. और बहुत ही ज्यादा एक आज आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी। आप सबको ये तो पता होगा कि बेयर एक्ट क्या होता है। अगर नहीं पता तो समझो, बेयर एक्ट आपका ऐसा जो आपका सारा लॉ है जो पार्लियामेंट ने कोडिफाई करा है, उसको बेयर एक्ट की फॉर्म में पेश किया जाता है, राइट। जैसे हमने आईपीसी के लास्ट कुछ लेक्चर्स में समझा था, बेयर एक्ट है आईपीसी का, क्रिमिनल लॉ का अपना बेयर एक्ट है, सीआरपीसी का है, आईपीसी का है, सीपीसी का है, कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट है, बट आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई बेयर एक्ट नहीं है। हेंस इट इज एन अनकोडिफाइड
लॉ, ये बात आपको याद रखनी है कि लॉ ऑफ टॉर्ट इज एन अनकोडिफाइड लॉ. Beside being uncodified law, in Section 2M of Limitation Act 1963, it definition of tort is being given. सिर्फ और सिर्फ आपके जो पूरे लॉ में टॉर्ट की अगर कहीं बात करी हुई है या टॉर्ट की कहीं डेफिनेशन है आपके इंडियन लॉ में, सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में है. ये बात भी आप याद कर लो. राइट क्या कहते हैं ये? एज बीइंग अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अब देखो हम बार बार मैं आपको बोली जा रही हूँ सिविल रॉन्ग सिविल रॉन्ग सिविल रॉन्ग, पर आप समझो सिविल रॉन्ग क्या है. बेसिकली जो आपका रॉन्ग होता है ना लॉ में, वो दो तरीके का होता है. वन इज सिविल रॉन्ग एंड द अदर इज क्रिमिनल रॉन्ग. ठीक है. सिविल रॉन्ग में आपके जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है. इसका मैं आज आपको इसका भी डिफरेंस कराऊंगी, बट बेसिकली आपको मोटा मोटा थोड़ा सा समझा दूं. अगर जो आपका सिविल रॉन्ग है और जो आपका क्रिमिनल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग में क्या होता है, आपके जो केसेस होते हैं ना, दैट इज हमेशा ए वर्सेस बी. और आपकी क्रिमिनल रॉन्ग में जो केसेस होते हैं, इट्स ऑलवेज स्टेट ऑफ से पंजाब वर्सेस ए. इसका एग्जाम्पल, मेरा मान लो ए और बी का कोई प्रॉपर्टी का इशू है. ठीक है, तो वो केस फाइल करते हैं कोर्ट में, तो उनका केस ऐसे होगा ए वर्सेस बी. अब ए कोई मर्डर कर देता है या कोई और क्राइम कर देता है, उस केस में क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ वट एवर स्टेट जहां क्राइम हुआ है वर्सेस दैट पर्सन ए. राइट, ये आपको इतना बात क्लियर हो गई. और दूसरी बात, इन सिविल रॉन्ग्स में जो है आपकी सेटलमेंट होती है या आपकी कंपनसेशन होता है, और इस केस में आपको पनिशमेंट होती है. समझिए, अब आपका प्रॉपर्टी का इशू था, कोर्ट क्या कहेगी कि आप अपनी सेटलमेंट कर लो, हाफ प्रॉपर्टी तुम रखो हाफ तुम रखो. आप कहते हो नहीं, तो वो कहते हैं ठीक है तुम पूरी प्रॉपर्टी रखो, तुम जितना उसका हिस्सा बनता है उसके पैसे दे दो. राइट. दूसरी केस में आप क्राइम करते हो, उसकी आपकी पनिशमेंट जो है वो कोडिफाइड है लॉ में, आईपीसी में बताई हुई है. ये पनिशमेंट करोगे ये अवार्ड आपको, ये पनिशमेंट ये क्राइम करोगे ये पनिशमेंट मिलेगी. सो बेसिकली आपको ऐसे याद करना है. रॉन्ग हुआ मतलब कोई गलती हुई, वो दो तरीके की गलती होती है, या तो वो सिविल तरीके की होती है या वो क्रिमिनल तरीके की होती है. ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए. अब देखो हम समझते हैं इसेंशियल्स क्या हैं टॉर्ट के. टॉर्ट के बेसिकली 3 ही इसेंशियल्स हैं. पहला तो एक रॉन्गफुल एक्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है, अगर आपने रॉन्गफुल एक्ट हो गया. ठीक है. दूसरा, कोई आपकी लीगल डैमेज होगी, लीगल डैमेज या एक्चुअल डैमेज मतलब लीगल इंजुरी. ठीक है. दूसरा क्या है, उसकी आपके पास लीगल रेमेडी होनी चाहिए, वो ऐसी नेचर का होना चाहिए कि आपकी कोई लीगल रेमेडी जो है वो अराइज हो रही हो. तो समझ गए इसके आप 3 पॉइंटर्स. इजी. Now, what is a wrongful act? A wrongful act is one which affects one's legal right. Right? The act must be recognized by law. The act must be in violation of the law to be a legal wrongful act. Basically, ये सारी लीगल के आले दुआले घूमती हैं बातें. आपका लीगल राइट जो है अफेक्ट होना चाहिए, और वो जो आपने एक्ट कर दिया वो भी लीगली रॉन्ग होना चाहिए. wrongful act being complained for amounts infringement of legal private right or breach of violation of a legal duty. ठीक है, आप समझ गए wrongful act क्या है. उसके बाद what is legal damage, ये समझाने से पहले मैं आपको एक आज इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी.
आपके लॉ के लिए डैमेज एंड डैमेजेस। ये मत सोचना दिस इज सिंगुलर प्लूरल, नो, these two words have different meanings in law, right? Damage here means the legal injury, और हमारे लॉ में डैमेजेस का को पता क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कंपेंसेशन। बहुत 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 जरूरी है ये बात। हमने देखो तीन इसेंशियल्स करे, रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा था लीगल डैमेज, थर्ड वाज लीगल रेमेडी। तो लीगल डैमेज तो आपकी इंजरी आ गई, जो लीगल रेमेडी होती है टॉर्ट्स में, दैट इज द डैमेजेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट योर लीगल रेमेडी इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। Remember this word, unliquidated damages. It means that it is decided by court. ठीक है, अनलिक्विडेट का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट डिसाइड करती है। इसका भी आप एक एग्जाम्पल समझो। ये मान लो आपका एक पेन है 10 रुपीज का, ठीक है, आपसे बी ने चोरी कर लिया। आप बी के पास देखते हो, आप उसको बोलते हो तुमने मेरा पेन चोरी करा था, ओ माय गॉड तुमने तो मेरा सारा पेन खत्म कर दिया। तो वो कहता है अरे यार इसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए की है, चलो तुम ये लो 10 रुपए, और सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझसे लगा मेरा पेन है, या जो भी है उसने रीजन दिया, उसको 10 रुपए दे दिए। इस केस में तो आपका हो गया लिक्विडेटेड डैमेज, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, टॉर्ट्स में क्या है, टॉर्ट का एग्जांपल क्या है, मान लो ये पेन आपको किसी ने एज अ मेमोरी गिफ्ट करा था। फॉर एग्जाम्पल आपकी मॉम ने आपको ये पेन गिफ्ट करा था, आपकी इस पेन की बहुत ज्यादा आपके मन में इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो अगर वो आपको 10 रुपए भी देगा आप बोलोगे नहीं। तो ऐसे अनलिक्विडेटेड की बात को समझो कि जब जिस चीज की आप आपस में नहीं मतलब उसका बता सकते, ये कोर्ट ही डिसाइड करता है कि इस रॉन्ग की हम आपको क्या डैमेजेस हैं जो कि अवॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स है इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात होती है। अब देखो आपको समझ लग गया ना कि डैमेज वर्ड एंड डैमेजेस में डिफरेंस। तो लिटरल मीनिंग ऑफ डैमेज इज टू अफेक्ट इंजूरियसली, ठीक है, ये तो लिटरल मीनिंग है। लीगल मीनिंग क्या है डैमेज का, दैट इज द लीगल इंजरी, ठीक है। The term damages is often confused with the term damage. While they may look similar, they have different meanings and significantly distinct from each other. Damages refer to the compensation sought for, while damage refer to actual loss or injury. Damages awarded in tortious liabilities are unliquidated. देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, which means decided by the court and not by the parties. Now, What is the scope of legal damage? हम अभी सेकंड पॉइंटर पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा व्हाट इज एन रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, दूसरा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ लीगल डैमेज। तो इसके अंदर आपके ये दो मैक्सिम्स आते हैं, इंजुरिया साइन डैमनो, डैमनम साइन इंजुरिया। जहां वर्ड आपका साइन आ गया लॉ में, वही के वही समझ जाना इसका मतलब होता है विदाउट। अब इंजुरिया तो आपको थोड़ा समझ लग रहा होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंजुरी। विच इंजुरी, लीगल इंजुरी। विदाउट डैमनो, डैमनो से डैम से समझो, दिस मीन्स डैमेज, एंड डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजुरी, राइट। अब हम इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। इंजुरिया साइन डैमनो मीन्स इंजुरी विदाउट डैमेज। देखो यहाँ डैमेजेस की बात नहीं हुई है, यहाँ डैमेज की बात हुई है, ठीक है। कह रहे हैं इंजुरी हुई है बट कोई डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, इंजुरी हुई है। कैसी इंजुरी हुई है यहाँ पे, जब आपके लीगल राइट की इंजुरी हो जाती है, ठीक है, बट एज सच आपको कोई डैमेज, फिजिकल डैमेज नहीं हुआ होता, तो इस केस में इंजुरिया साइन डैमनो की आपकी प्रोपोजिशन जो है, ये मैक्सियम है, वो लग जाता है। सच डैमेज इज एक्शनेबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स
It occurs when a person suffers the legal damage instead of the actual loss, that is, his legal right is infringed by some other individual. This is infringement of an absolute private right of a person without having suffered actual loss. अब देखो इसको आपको कैसे समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है ये मैक्सिम, देखो ये मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको हमेशा क्वेश्चन आ जाता है या इसको डाला होता है और उसको रिलेटेड कोई और प्रोपोजिशन आ जाती है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि ये मैक्सिम कहता क्या है। पहले इंजरी, ये हो गया विदाउट डैमेज। अब देखो ये जो इसका डैमेज है, ठीक है, ये है आपका एक्चुअल लॉस का डैमेज, इसका यहां मतलब है एक्चुअल लॉस, और यहां पे इंजरी का मतलब है लीगल इंजरी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आपका कभी भी लीगल राइट वायलेट हो जाए, ठीक है, बट विदाउट आपको कोई एक्चुअल लॉस ना हो, मींस आपका कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है बट आपका लीगल राइट वायलेट हो गया है, लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया है, तब उस केस में इंजरी साइन डैमनो का जो मैक्सिमम है आपका लग जाता है। इसका बहुत ही फेमस केस है, इसके रिलेटेड आपको ऐसे प्रोपोजिशन आ जाएगी बिकॉज ऐसा सिमिलर केस इंडिया में भी हुआ था। तो ये आपको ऐसा इसको मैक्सिमम को याद करना, जब भी आपका वोटिंग का मतलब प्रोपोजिशन आ गया आपको ऐसा इसको याद कर लेना है। जब भी आपका वोटिंग का आ गया क्वेश्चन और प्रोपोजिशन आ गई तो आपने समझ आना है वहां पे कौन सी लगेगी, इंजुरिया साइन डैमनो या डैमनम भी बोल देते हैं, सिमिलर मीनिंग ओनली, ठीक है। तो क्या कहता है ये केस, एशबी वर्सेस वाइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था, मिस्टर एशबी जो अच्छा देखो प्लेंटिफ आ गया, पहले ये समझो, जो आपका ये सिविल वाले केसेस होते हैं इसमें हमेशा क्या होता है, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट्स या डिफेंडेंट। तो जिसने प्लेट मतलब जिसने केस डाला होता है, सूट डाला होता है, उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं, राइट। तो कह रहे हैं एशबी जो थे वो प्लेंटिफ थे, उनको क्या करा था एक्चुअली इस केस में, उनको वोटिंग करने से मिस्टर वाइट ने रोका था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उनको सू कर दिया कि देखो, कोर्ट ने फिर क्या बोला, कोर्ट ने कहा यस मिस्टर एशबी के पास जो है लीगल राइट है वोट करने का, और आपने उस राइट को वायलेट कर दिया उसको रोकने से, जिस वजह से इंजुरियस साइन डैमनो लगेगा। इंजरी किसकी हुई है, उसके लीगल राइट की हुई है। कौन सा लीगल राइट, वोटिंग का राइट, ठीक है। नोट देखो, ना वोट करके उसको कोई लॉस तो नहीं हुआ, कोई डैमेज हुआ है, उसका कोई डैमेज नहीं हुआ, बट स्टिल जैसे आपकी लीगल इंजरी हुई है, हेंस यू विल बी कंपनसेटेड फॉर द सेम, ठीक है। अब देखो ऐसी प्रोपोजिशन भी आती है, मान लो आपको किसी के लिए वोट करना था, अब पोलिंग ऑफिसर ने आपको वोट करने से रोक दिया, एंड में रिजल्ट्स के आते हैं जिसके लिए आपको वोट करना था वो इवेंचुअली वही पर्सन जीत जाता है, और वो पोलिंग ऑफिसर बोले तो सो व्हाट, अगर आपने वोट नहीं करा वो तो वैसे भी जीत गया। इस केस में भी कोर्ट क्या कहता है, तो भी आपका लीगल राइट जो है वॉयलेट हुआ है, वो जीता है पर्सन नहीं जीता है, दैट इज इमटेरियल इन दिस केस, बिकॉज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी लीगल इंजरी हुई है, ठीक है, आपका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, जो जबकि कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, बट स्टिल लीगल इंजरी हुई है, रॉन्गफुल एक्ट हो गया है, हेंस आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको फिर कंपनसेशन मतलब कि डैमेजेस, जिसको हम बोलते हैं डैमेजेस कंपनसेशन मिल जाती है, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, दिस रूल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ओल्ड मैक्सिम, सी उबी जस्ट ईबी रेमेडियम, हम आगे पढ़ेंगे इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड मैक्सिम विच ट्रांसलेट वेयर देयर इज द राइट देयर विल बी द रेमेडी, ठीक है। अगर आपको कभी भी वोटिंग वाला क्वेश्चन आता है जब जिसमें वो बता रहे हैं आप गए नहीं, आपको रोक दिया, आपका लीगल राइट वायलेट हो गया, तो इस केस में हमेशा इंजुरिया साइन डैमनो की जो है आपकी प्रोपोजिशन, सॉरी ये मैक्सिम लग जाएगी, वो प्रोपोजिशन का आंसर ये होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप समझो क्या है, नो लॉस
or harm suffered, infringement of legal right and hence legal remedy will be provided। ये आपकी एशबे वर्सेस वाइट केस की पिक्चर है जब उसको रोक दिया था वोट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, डैमनम सिन साइन इंजरिया। अब साइन आपको पता है विदाउट, इंजरी पता है लीगल इंजरी, ठीक है। अब उसके बाद डैमनम क्या होता है, एक्चुअल लॉस। तो ये कह रहे हैं जब आपका एक्चुअल लॉस हुआ हो बट आपकी कोई लीगल इंजरी ना हुई हो। इसका तो बहुत ही फेमस केस है गोलेस्टर ग्रामर स्कूल का जो हम पढ़ते हैं अभी। पहले इसको समझो आप। डैमनस सिने इंजरिया वेयर एज ट्रांसलेट्स टू डैमेज विदाउट इंजरी। Here the party affected suffers damage which may also be physical but suffers no infringement of the legal rights. उसके बाद it means occurrence of an actual and substantial loss to a party without any infringement of the legal right. So what I explained you that when there is an actual loss, right, but without any legal right injury, आपका कोई legal right की infringement नहीं हुई है बट आपको कोई एक्चुअल लॉस हुआ है, तब ये मैक्सिमम का मीनिंग है वो लग जाता है वहां पे, ठीक है। तो here no action lies in the hands of the plaintiff as there is no violation of the legal right। तो क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्या कहता है कि जब आपका ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जब आपका लीगल राइट तो कोई भी वॉयलेट नहीं हो रहा बट आपका एक्चुअल लॉस हो रहा है, ऐसे एक्ट में आपका कोई भी आपके पास लीगल रेमेडी नहीं है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं नो एक्शन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्लेंटिफ। तो ऐसा ही हमने केस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ था, ए रन्स अ सक्सेसफुल स्कूल, आफ्टर 5 months दूसरा स्कूल ओपन हो जाता है बिल्कुल साथ, ठीक है। उन्होंने देखो अपनी क्या करते हैं वो अपनी फीस वगैरह भी कम रख लेते हैं या जो भी है, तो बच्चे जो होते हैं वो उधर उसके स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ए को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है, हैवी लॉसेस इन द बिजनेस। हियर ही सफर्ड नो लीगल, पर उसका कोई लीगल तो नहीं, उसका लीगल राइट तो नहीं ना कोई डैमेज हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि only suffer damage in terms of business value so he cannot sue the competitor school for any kind of the damages। देखो अभी इसको इजीली समझो, आपको भी पता है अगर मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं साथ, ठीक है, एक के पास ज्यादा बच्चे आ रहे हैं एक के पास कम आ रहे हैं, तो जिसके पास कम आ रहे हैं वो ये नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे उधर जा रहे हैं मुझे बहुत लॉस हो रहा है, नो, बिकॉज हर किसी के पास राइट है वो अपना बिजनेस जैसे मर्जी कहीं पे भी स्टार्ट कर ले, उसमें आपका कोई लीगल राइट नहीं वॉयलेट हो रहा, राइट। तो इस केस में भी यही डिसाइड करा गया था कि देखो आपका कोई लीगल राइट नहीं वॉयलेट हो रहा, नो डाउट आपको एक्चुअल लॉस हो रहा है बट आप इसका जो है आप ये नहीं कह सकते कि आपकी वॉयलेशन हुई है और आप कोई एक्शन ले लो, इसके लिए आपका कोई एक्शन जो है स्टैंड नहीं करता। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कोई ऐसी प्रोपोजिशन दे दें जिसमें आपका ऐसे कंपटीशन की बात करी हो कि देखो ये स्कूल था एक और स्कूल खुल गया लॉस हो गया, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था या कोई और बिजनेस की बात कर दें कि साथ साथ शॉप खोल ली लॉस हो गया, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है वहां पे क्या लगेगा, डैमनम साइन इंजुरिया, मतलब कि एक्चुअल लॉस हुआ है कोई इंजरी नहीं हुई है, इसके लिए इसको कोई कंपनसेशन जो है नहीं मिलेगी, देयर इज नो लीगल रेमेडी फॉर द सेम, राइट। लॉस हार्म डन, नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, नो लीगल रेमेडी, ठीक है, इजी, वेरी इजी। नाउ अब हम पढ़ते हैं ओल्ड मैक्सियम यूबी जस ईबी रेमेडियम। देखो जब आप जस वर्ड आ जाए ना तो आपको क्या समझना है, इसका मतलब क्या होता है, जस्टिस, जस्टिस बोलो, राइट बोलो, जो मर्जी बोलो। रेमेडियम इसका तो समझ ही आ रहा है, इसका मतलब है रेमेडी। और जो ऊबी ईबी है ना, ऊबी ईबी जैसे हम वेयर देयर बोलते हैं ना अपने इंग्लिश में, तो ऐसे ऊबी ईबी का मतलब है वेयर देयर, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉट इज सेड टू बी द डेवलपमेंट ऑफ द मैक्सिम ऊबी जस ईबी रेमेडियम। The word just means legal authority to do something or to demand something. The word remedium means that the person has the right of action in the court of law. अब मैंने आपको रेमेडी बताई है तो आप समझ गए ना, रेमेडी कब आपको मिलती है, when you have the right of action in the court of law. So इसका क्या मतलब हो गया, where there is wrong there is the remedy.
जब आपका कोई गलती होती है, आपको उसकी रेमेडी मिलती है, आपको उसकी जस्टिस मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, अ contract which was required to be made on stamped paper may be made orally. In such circumstances, irrevocable harm may be caused to other person and yet no legal remedy is available. ठीक है. दूसरा, a clock tower fell due to the negligence of MC on various people, thereby injuring them. Hence, they have a right to ask for a suitable remedy in the court of law. तो आपको इसको कैसे समझना है? इसको आपको ऐसे समझना है कि जहां कहीं पे रॉन्ग होता है देयर इज अ रेमेडी, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. देखो इस केस में क्यों नहीं लगता, बिकॉज उनकी वो नेग्लिजियंस की वजह से हुआ है. उन्होंने ऑरली कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, स्टैम्प पेपर पे नहीं लगाया, तो इसकी कोर्ट में कोई रेमेडी जो है नहीं मिलेगी. राइट. अब इस केस में है क्या है, नेग्लिजेंस लगी बट एमसी की लगी जिससे बहुत सारे लोग को इंजरीज लग गई. तो इस केस में है आपकी रेमेडी कोर्ट ऑफ लॉ में लगेगी. यहाँ पे जब आप खुद ही गलती कर लेते हो अपने एक्ट में तो नहीं लगेगा. ठीक है, वहां आपकी कोई लीगल रेमेडी जो है अवेलेबल नहीं है. तो हम इसके एसेंशियल्स पढ़ते हैं. क्या है? द मैक्सिम उबी जस्ट इबी रेमेडियम कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन where the right exists and that right should be recognized by the court of law. जब आपका राइट ऐसा हो जो कोर्ट भी रेकॉग्नाइज करे, उस केस में ये जो है आपका मैक्सिमम लग जाता है. राइट. दूसरा, a wrongful act must have been done which violates the legal rights of the person clearly. ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ और वो ऐसा होना चाहिए जिससे साफ पता चल जाए कि ये लीगल राइट जो है बंदे का वायलेट हुआ है. एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे वोटिंग वाला बताया था, वो ही ध्यान में रख के सोचो. अब वोटिंग के लिए आपको मना कर रहे हैं, वोटिंग इज योर लीगल राइट एंड हेंस व्हेन इट इज वायलेटेड देन रॉन्गफुल एक्ट हैज बीन हैपेंड. तो आपको इसका जो है मैक्सिमम के अंडर आपको रेमेडी मिल जाएगी. द मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन सफिशिएंट रिलीफ हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट टू द पर्सन हु सस्टेन्ड द इंजरी. द मैक्सिमम इज एप्लीकेबल इफ एनी लीगल इंजरी हैड बीन कॉज्ड टू एनी पर्सन वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ पर्सन. तो बेसिकली ये क्या बात करता है कि कभी भी आपको किसी भी प्रकार की लीगल इंजरी होती है किसी भी पर्सन से, वो इंजरी ऐसी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो मान लेते हैं आपकी लीगल राइट आपका वायलेट हुआ है, हेंस आपको उसके अकॉर्डिंग जो है रेमेडी मिल जाती है. अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या कहते हैं? द मैक्सिमम डज नॉट अप्लाई टू मॉरल एंड पॉलिटिकल रॉन्ग विच आर नॉट एक्शनेबल. हेंस जो एक्ट्स आपके एक्शनेबल है ही नहीं, जैसे मॉरल रॉन्ग्स हो गए, पॉलिटिकल रॉन्ग्स हो गए, उन केसेस में कोई एक्शन जब हम ले ही नहीं सकते तो उन केसेस में ये मैक्सिमम आपका अप्लाई नहीं होगा. मैक्सिमम इज नॉट अप्लाई टू दोस केसेस इन विच प्रॉपर रेमेडी इज गिवन इन द केस राइट ऑफ ब्रीच ऑफ राइट अंडर कॉमन लॉ. जब ये मैक्सिमम नहीं लगेगा जब प्रॉपर रेमेडी दी होगी, जब आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है उसकी प्रॉपर रेमेडी जब आपके लॉ में दी गई है तब भी ये नहीं लगेगा. आप ये नहीं कह सकते कि प्लीज मुझे ये वाला रेमेडी ना देके आप मेरे अकॉर्डिंग वाली रेमेडी दे दो. तो इनका बेसिकली मतलब ये है जहाँ पे कोडिफिकेशन हो रखी है, जहाँ पे बताया हुआ है आपको ये रेमेडी मिलेगी तो वहां पे वही रेमेडी मिलेगी. उसके बाद इफ देयर इज नो लीगल डैमेज विच हैज बीन कॉज्ड टू एनी पर्सन then this maximum, of course, when there is no legal damage, for example in the school wala case, right, there is no legal damage, there is just actual loss, उस केस में ये मैक्सिमम नहीं लगेगा आपका. उसके बाद no remedies are available in the case of breach of marriage. This is very very important. Breach of marriage, personal commitment, as these are the promises made without consideration and are based on trust. ठीक है, अगर आप मैरिज के लिए मना कर रहे हो या कोई और बात है तो इन केसेस में ये नहीं कह सकते मुझे रेमेडी चाहिए. नो, बिकॉज दीज आर पर्सनल मैटर्स और ये बेस्ड ऑन ट्रस्ट है. इन केसेस में आपका जो है ये मैक्सिमम नहीं लगेगा. फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट अभी स्टैम्प वाला करा था उसमें आपने ऑरली कर लिया ट्रस्ट पे, बट आप फिर रेमेडी मांगोगे नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैक्सिमम कह रहा है कि रेमेडीज आर नॉट अवेलेबल व्हेन made without consideration and which are based on trust, right? The maximum is also not applicable in the cases of public nuisance unless and until a plaintiff shows that he has suffered more injury
देन अदर मेंबर्स और पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। तो न्यूसेंस के मैटर्स में भी नहीं लगेगी अनटिल अनलेस प्लेंटिफ शो कर दे कि मुझे ज्यादा इंजरी लगी है देन द अदर पीपल। द मैक्सिमम इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द प्लेंटिफ इज नेग्लिजिएंट, वो अगेंस्ट स्टैम्प वाला भी आप फिर से इसमें एग्जांपल ले सकते हो, और देयर इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ, राइट। अब हम टॉर्ट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, बिकॉज देखो दोनों ही सिविल में लेयर्स ऑफ डिफरेंस हैं, बट हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो कहता क्या है। टॉर्ट results from breach of such duty which are not undertaken by parties themselves but which are imposed by law. Breach of contract results from breach of duty undertaken by the party. देखो अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर्सनल की बातें हो रही हैं कि पार्टीज में अपने आप में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब उसका ब्रीच हो जाता है तो उसकी बात करता है। यहाँ पे क्या बात करता है कि ऐसा कुछ हो जाए which are imposed by law, basically the legal injury यहाँ पे बात करता है। दूसरा, duties imposed by law under law of torts are not towards any specific individuals but towards the world at large. So duties are towards world at large. Contract में जो क्या होता है, duties towards the contracting party only, and you know this thing. कॉन्ट्रैक्ट आपको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो पता है ना, जब आप ए और बी कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें, वो आप फॉर एग्जांपल ये ही देना था, ठीक है, ए मेरे पास है, मैं बोलूँ मैं तुम्हें तू दे दूंगी, आप मुझे 100 रुपया दे देना, बी कहता है ठीक है मैं आपको 100 रुपया दे देता हूँ, बी मुझे 100 रुपया दे देता है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली ये बात करिए। अब देखो इनमें दो बंदों की ही आपस में पार्टी कौन है, ए और बी है, राइट। अब यहाँ पे टॉर्ट्स में क्या होता है, वायलेशन ऐसी होती है जो फिर की वर्ल्ड एट लार्ज है, बिकॉज ड्यूटी जो है वहां पे वर्ल्ड एट लार्ज की बात कर जाती है। फॉर एग्जांपल आपका लीगल राइट, कोई भी लीगल राइट अकेले बंदे को थोड़ा ना मिलता है, सबको मिलता है, उसकी वायलेशन हो जाए तो क्या कहते हैं, टुवर्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज हो गया, ये एक्ट गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। अ टॉर्ट इज वायलेशन ऑफ अ राइट इन रेम, दैट इज राइट वेस्टेड इन सम डिटर्मिनेट पर्सन एंड अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। देखो जिसको वर्ल्ड एट लार्ज को ना राइट इन रैम कहते हैं, जब दो पार्टी की बात करते हैं उनको राइट इन पर्सोनम कहते हैं, लिखा होगा हाँ, राइट इन पर्सोनम, ठीक है। डैमेज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ टॉर्ट आर जनरली अनलिक्विडेटेड, ये हम बात कर चुके हैं, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस। इन कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, 5 लाख की उनकी बात हुई थी, अगर वो मना कर देता है या कुछ है तो उसकी पेनल्टी क्या लगेगी, उसको क्या कंपनसेशन होगी, कोर्ट यही कह देगा उसका 5 लाख वापस कर दो, बढ़िया इंटरेस्ट लगा देगा, तो वहां पे ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। जो भी पार्टीज की आपस में कंडीशन हुई है तो वो डिसाइडेड होता है कॉन्ट्रैक्ट में, बट कहते हैं टॉर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इजी ना, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ना कि लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड का यहाँ पे क्या मतलब है, क्यों यहाँ पे अनलिक्विडेटेड है, बिकॉज अब ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे आपका लीगल राइट वायलेट हो गया तो उसमें कोर्ट देखेगी कि कितनी ही कंपनसेशन मुझे लगानी चाहिए जो कि परफेक्ट साबित होगी, ठीक है। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं उसमें ऑलरेडी कंसिडरेशन फिक्स होती है। कई बार पार्टीज क्या करती हैं, ब्रीच ऑफ जब कॉन्ट्रैक्ट की ऑलरेडी कंडीशन भी लगा देती हैं कि अगर आपने ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा तो आपको इतने पैसे विद इतने इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है जितने, मान लो उसने कभी 5 लाख भी दे दिया, बट कई बार कंडीशन ऐसी लगाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट को वर्क करना पड़ता है। तो बेसिकली जिस्ट क्या है बात का कि वहां पे ऑलरेडी इट इज डिसाइडेड, राइट, बट आपके टॉर्ट्स में इट इज नॉट डिसाइडेड, दैट्स व्हाई इट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देखो फिर से बता रही हूं, कंफ्यूज मत होना, डैमेजेस एंड डैमेज वर्ड्स आर डिफरेंट इन लॉ। उसके बाद इन एक्शन फॉर टॉर्ट नो प्रिविटी इज नीडेड और इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिविटी बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी प्रूव्ड, ठीक है। आप ये पॉइंटर समझ गए कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तब आपको प्रिविटी जो है प्रूव करनी पड़ती है, और टॉर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ये देख लो एक बारी, समझ लग गए ना ये सारे पॉइंटर्स आपके क्या कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ आपको याद है हमने 3 एसेंशियल्स पढ़े थे, पहला वाज रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा था लीगल
डैमेज दूसरा है, तीसरा है लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी वैसे तो आपको सबको भी अच्छे से समझ लग गई हो गई, बट फिर से एक बार फिर से समझो। द रॉन्गफुल एक्ट कंप्लेंट मस्ट बी सच दैट इट मे गिव राइज टू लीगल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन फॉर डैमेजेस। ठीक है, द इंपॉर्टेंट रेमेडी टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट इज डैमेजेस ओनली, यही है इसकी रेमेडी। देयर मे बी अदर रेमेडीज अलॉन्ग विद डैमेजेस लाइक इंजंक्शन, डेक्लेरेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो कई बार ना डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी भी हो जाती है, कई बार इंजंक्शन वगैरह भी लगा देते हैं, या फिर कोई एक्ट आपको करना होता है उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लगा देते हैं कि अब करो, ये एक्ट आपने प्रॉमिस करा था, ये आपका लीगल राइट बनता है उसका पर्सन का कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इंजंक्शन क्या होती है, जब स्टे लगा देते हैं, ठीक है ना, इंजंक्शन स्टे को बोलते हैं। When the remedy of damages is not available, then the wrong is civil wrong, but it is not tort. तो जब रेमेडी है तो वो टॉट है, रेमेडी नहीं है किसी भी बात की तब वो सिविल रॉन्ग होगा, बट वो टॉट नहीं होगा। टॉट के लिए रेमेडी ऑफ डैमेजेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बिकॉज वाई रेमेडी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज एसेंशियल। अगर आपकी लीगल रेमेडी है देन यस इट इज टॉट, अगर नहीं है लीगल रेमेडी देन इट इज जस्ट अ सिविल रॉन्ग, नॉट टॉट, राइट। अब एट लास्ट, इक्विटी कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। व्हाई? बिकॉज ये इक्विटी क्या होता है, जब आप एक अच्छे से कोई निर्णय लेते हो, एक अच्छे से फैसला करते हो कि दोनों पार्टीज का आपने सोच के, इक्वल सोच के जब आपने कोई फैसला करा। इक्विटी कोर्ट्स बेसिकली आपका एक बैलेंस क्रिएट करती हैं, तो उनको कहते हैं कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड हैज अ राइट टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। द बेसिक आइडिया बिहाइंड इज दैट नो रॉन्ग विल बी अनड्रेस्ड इफ इट कैन नॉट बी रेमेडिड बाय। सी ये वही बात कर रहे हैं, टॉट है तो लीगल रेमेडी होनी चाहिए, लीगल डैमेज होनी चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है, रॉन्गफुल एक्ट, देन लीगल इंजरी या लीगल डैमेज, या डैमेज, देखो डैमेज याद रखना, देन लीगल रेमेडी। ये बातें आपकी हो गई, इट मीन्स आपका जो है टॉट का वो एक्ट हुआ है, राइट। दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर। आई होप आज आपको मैक्सिमम अच्छे से समझ लग गए होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं आज हमने कौन से करे, इंजुरिया साइन, डैमनो, देन डैमनम साइन, इंजुरिया, फिर हमने करा यूबी जस, ईबी, रेमीडियम। ठीक है, आज हमने ये 3 बेसिक मैक्सिम्स अच्छे से समझे हैं। हमने आज ये भी समझा है कि लॉ ऑफ टॉट्स क्या है, टॉट क्या है, ठीक है, और उसका हमने टॉक वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला आपको बार बार आता है, लैटिन वर्ड उसका, और उसके बाद ये लिमिटेशन एक्ट 2M में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने आज क्या पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा कि लॉ ऑफ टॉट्स आपका अनकोडिफाइड है, इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात होती है। ठीक है, डैमेज में फर्क समझा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये आपका बेसिक लेक्चर था, इससे आपको टॉट्स की बहुत सारी चीजों की नॉलेज होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच।